हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग सब लोगों को पता है कि जो अब हम लोगों के जो एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि आप सभी लोगों के जो भी हम लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे पॉलीटेक्निक के, वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। तो इस वजह से मैंने आईएमआरई के जो सारे थ्योरी लेक्चर्स हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए। और यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर है थ्योरी का, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर। आपको उसकी रेगुलर क्लासेस, आपको थ्योरी की क्लासेस मिल रही हैं चैप्टर थर्ड की। और यहाँ पर इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर फर्स्ट के जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उसके कम से कम उसके 4 वीडियोज अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड चैप्टर का ये दूसरा वीडियो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका था ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं कि ठोस और लड़ीदार चालकों के मुख्यतः कौन सा जोड़ प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि इसमें आपको क्वेश्चन को समझना है। क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन को समझना है कि इसमें किस जगह पर कौन सा पॉइंट कहा गया है। जैसे कि इसमें ठोस और लड़ीदार दोनों चालकों के लिए कंबाइंड कहा गया है कि यहाँ पर दोनों ठोस और लड़ीदार दोनों एक के लिए नहीं कहा गया, ना तो यहाँ पर एक केवल ठोस के लिए कहा गया है और ना ही केवल लड़ीदार। तो जब हम लोग कंबाइंड की बात करते हैं, यानी कि जब कंबाइंड जोड़ ठोस और लड़ीदार दोनों चालकों को जोड़ लगाने हों, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोग कोन टाइप जोड़ यूज करते हैं। कौन सा, कोन टाइप जॉइंट यूज करते हैं। और अगर यहीं पर अगर हम लोग अलग अलग बात करें कि अगर केवल ठोसों में हमें जोड़ लगाना है, तो उसमें ब्रिटानिया जॉइंट यूज करते हैं मोस्टली, और लड़ीदार चालकों के लिए नोजल जॉइंट्स। अब ये नोजल जॉइंट्स क्या होते हैं, ब्रिटानिया जॉइंट्स का होता है, इसकी मैंने थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि जब 11 केवी की लाइन किसी नदी को पार करती है, तब लाइन के चालक व नदी के तल के बीच कम से कम अंतराल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि जैसे सपोज हम मान लेते हैं ये आपकी नदी कोई जा रही है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपने क्या लगाया, पोल्स लगाए यहाँ से, और ये क्या हो, तार हमारा नदी को क्रॉस कर रहा है। तो इसने बताया कि जो हमारा पानी का तल होता है और जो तार सबसे नीचे होगा, और तो यानी कि सपोज अगर ये हमारा पानी है और ये तार का मतलब तार है सबसे नीचे वाला तार, तो इनके बीच कितना क्लियरेंस होता है, ठीक है ना, यानी कि कितने बीच की दूरी होनी चाहिए। तो इसको मैं बता दूं, इसमें कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि इसमें 4.5 मीटर, यानी कि 11 केवी की लाइन अगर किसी नदी को क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर जो लाइन का सबसे नीचे वाला चालक तार होगा और नदी का जो पानी होगा, उसके बीच हमारा 4.5 मीटर का गैप होना चाहिए कम से कम। अगर इससे ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, विशेष परिस्थितियों में लाइन अधिकतम रेलवे लाइन को कितने डिग्री पर क्रॉस करती है। अब देखिए क्या होता है, सिंपल से समझिए कि जैसे अगर कोई हमारी लाइन है, क्या है कि अगर हमारी कोई लाइन ये जा रही है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या रेलवे लाइन है, और इसको क्या किया कि किसी लाइन ने क्रॉस किया, किसी लाइन ने यानी कि क्रॉस किया। तो क्या होता है कि मोस्टली तो हम लोग जब भी कभी, चाहे हमारी कोई सड़क हो और चाहे कोई नदी हो, ठीक है ना दोस्तों, चाहे कोई नदी हो और चाहे कोई रेलवे लाइन, हमेशा हमारी जो पावर लाइन होती है, यानी कि जो भी हमारा तार होता है, जो सप्लाई हम लोग क्रॉस करते हैं, उसको 90 डिग्री पे ही क्रॉस करवाते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। लेकिन कभी कभी जब कुछ विशेष परिस्थिति आ जाती है, तो मैक्सिमम ये हमारा एंगल कितना हो सकता है। तो अगर हमारी लाइन कोई रेलवे लाइन को क्रॉस करे तो मैक्सिमम हमारा 30 डिग्री तक ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसमें उसका जो क्रॉस करे वो 30 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हमारा सी हुआ। कौन सा हुआ, आंसर नंबर हमारा सी हुआ। ठीक है दोस्तों, ये वाला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि क्रॉसिंग पर लाइन का पार्ट का मतलब होता है स्पैन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पार्ट का मतलब होता है स्पैन। सामान्य पार्ट का लगभग अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जैसे अगर हमारा नॉर्मल क्या होता है कि जैसे अगर नॉर्मल कहीं पर कोई लाइन जा रही है, तो ये जो स्पैन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जो नॉर्मल स्पैन है, अगर हमारी ये क्या हो, लाइन अगर कहीं किसी चीज़ को क्रॉस कर रही हो, क्या कर रही है, कहीं किसी चीज़ को क्रॉस कर रही है, रेलवे लाइन को हो या फिर किसी सामान
चीज़ को, चाहे सड़क हो, चाहे हमारे और किसी दूसरी लाइन को, तो वहाँ पर जो स्पैन होता है, तो अगर हम मोस्टली कहीं पर अगर हमारा स्पैन हम मान के चलते हैं अगर 100 मीटर है नॉर्मल स्पैन, तो जब कोई लाइन किसी भी चीज़ को क्रॉस करेगी तो वहाँ पर कितना होगा, 80 होगा। यानी कि 100 का 80 मतलब 80%, यानी कि 80% टोटल का 80% हमेशा रखा है। यानी कि अगर हमारा नॉर्मल पे 100% है तो जब कोई लाइन किसी क्रॉस करती है किसी दूसरी चीज़ को, तो वहाँ पर हम लोग स्पैन मोस्टली कितना रखते हैं, 80% रखते हैं। कितना रखते हैं, 80%। तो इस तरीके से आंसर नंबर हमारा इसमें कौन सा सही हुआ, सी नंबर सही हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रेलवे भवन व उसकी संरचना से स्थित अंतर के लिए किस आई रूल्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, और ये भी देखो डिसाइड हो गया कि आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पढ़े कि जो रेलवे भवन होते हैं, क्या होते हैं, जो रेलवे भवन होती है उनकी संरचना से स्थित अंतर किस आई रूल्स के अंतर्गत की जाती है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये हमारी की जाती है रूल नंबर, कौन सी, रूल नंबर 80 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की जाती है, रूल नंबर 80 के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि जब कोई लाइन 33 kV लाइन को पार करती है तब विद्युत लाइन व सड़क के बीच कितना अंतराल होता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके तो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपके कम्पिटिटिव अगर आप आगे भी तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू हो गया या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सो प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जब क्या बताया जा रहा है कि जब कोई लाइन सड़क को पार करती है तब विद्युत लाइन व सड़क के बीच कितना अंतराल होता है। तो कितना अंतराल होता है, तो इसमें अंतराल होता है 6.1 सेंटीमीटर। कितना होता है, 6.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि विद्युत लाइन के भूयोजित यानी कि शॉर्ट सर्किट टू अर्थ हो जाने पर टेली कम्युनिकेशन पर अधिकतम वोल्टता प्रेरित होने की अनुमति है। जैसे कि इसमें प्रेरित होने मतलब इतना, इसको इसमें ये समझिए कि क्या होता है कि जैसे अगर कोई लाइन है, अगर हमारी सपोज ऊपर हमारी पावर लाइन जा रही है और नीचे हमारी क्या जा रही है, कोई टेलीफोन की लाइन जा रही है। अब इस पर क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पर ये तार यहाँ से आता है, गिर के ग्राउंड हो जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादा करंट आ जाएगी, और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा करंट होती है उतना ही ज़्यादा तो उसका इंडक्शन, आपने इंडक्शन तो पढ़ा ही होगा, प्रेरणा क्या होता है, जितनी ज़्यादा उसकी करंट है तो उतना ही ज़्यादा तो प्रेरणा बना, यानी कि उतना ही ज़्यादा प्रेरित वोल्टेज बना हमारा। तो जो ये प्रेरित वोल्टेज बन रहा है तो अधिकतम कितना हो सकता है, तो इसमें अधिकतम आपका हो सकता है 430 वोल्ट। कितना हो सकता है, 430 वोल्ट। यानी कि अगर कोई लाइन हमारी शॉर्ट सर्किट टू अर्थ होती है, क्या होती है, शॉर्ट सर्किट टू अर्थ होती है, तो टेली कम्युनिकेशन लाइन पर अधिकतम वोल्टता कितनी प्रेरित हो सकती है, अधिकतम प्रेरित हो सकती है 430 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है। टेलीफोन लाइन व सिरों पर लाइन के निकटतम तार के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कम से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जैसे समझिए, जैसे कि क्या होता है कि जैसे अगर कोई, जैसे ये लाइन, ये खंभा है हमारा, ऊपर ये हमारी जा रही है पावर लाइन, क्या जा रही है, पावर लाइन, और नीचे जा रही है हमारी टेलीफोन की लाइन। तो इनके बीच ये जो दूरी है अधिकतम कितनी, मतलब कम से कम इतनी तो होनी नहीं चाहिए, मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए। तो हमारी कितनी, 915 mm। कितनी, 915 mm। इतना तो हमारा गैप होना ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब उच्च व निम्न वोल्टता की लाइनें एक दूसरे को पार करती हैं तब क्या होता है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, कि इसमें यह बताया गया कि जब कोई हमारी हाई वोल्टेज की लाइन लो वोल्टेज की लाइन को एक दूसरे को क्या करती हैं, पार करती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को पार करती हैं। तो सिंपल सा ये समझिए, जैसे अगर कोई ये लाइन है और इसको क्या कर दी, एक हाई वोल्टेज की लाइन है, फिर लो वोल्टेज की लाइन है, इसको हाई वोल्टेज ने पार किया। ठीक है, तो क्या होता है, तो हमेशा इस कंडीशन को आप याद रखना कि जब भी कोई लाइन, हाई वोल्टेज की लाइन किसी लो वोल्टेज लाइन को क्रॉस करती है, या फिर लो वोल्टेज की लाइन किसी हाई वोल्टेज को क्रॉस करती है, तो हमेशा हम लोग हाई वोल्टेज की लाइन को कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। यानी कि उच्च वोल्टता को हमेशा क्या लिखते हैं, उच्च वोल्टता को नीचे रखते हैं, और निम्न वोल्टता की लाइन को क्या रखते हैं, समझिए दोस्तों। इसमें सिंपल सा कि उच्च वोल्टता की लाइन को ऊपर रखते हैं और निम्न वोल्टता की लाइन को नीचे रखते हैं। यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर, ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों सही है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग
हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि लो वोल्टेज की लाइन को हमेशा नीचे रखेंगे और हाई वोल्टेज की लाइन को हमेशा ऊपर रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि भूमि से न्यूनतम स्थित अंतर किस आई रूल से वर्णित है, यानी कि जो हम लोग जिसपे क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। क्या बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। ये जो है हमारा ग्राउंड क्लियरेंस की बात है, ये किस आई रूल्स में बात की गई, तो आपको बता दो ये आई रूल 77, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जो हमारे पॉलिटेक्निक चैनल का नाम है, यानी कि पॉलिटेक्निक लर्निंग 77, यानी कि तो 77 आई रूल 77 में ग्राउंड से जो क्लियरेंस की का वर्णन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, खंभों के साथ चलने वाले भू तार को कम से कम कितनी जगह ग्राउंड किया जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें क्या बताएगी कि जो हमारा भू तार होता है वो कितनी जगह पर हमें उसे क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर खंभों के साथ जो हमारे ग्राउंड वायर चल रहा हो तो उसको कम से कम कितनी जगह पर ग्राउंड करते हैं। मतलब सिंपल सा, जैसे ये हमारा अगर ये तार जैसे जाते हैं तो ऊपर वाला जो तार होता है कैसा होता है, ग्राउंड होता है, जिसे हम लोग न्यूट्रल भी बोल देते हैं कभी। तो ये जो वायर होता है कम से कम कितनी जगह पर ग्राउंड होना चाहिए, तो कम से कम कितनी जगह पर ग्राउंड होना चाहिए, तो कम से कम हमारा 3 जगह पर तो ग्राउंड होना ही चाहिए। कितनी जगह पर, 3 जगह पर ग्राउंड होना ही चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि भू तार का प्रतिरोध उचित भू संपर्कन हेतु भू संपर्कित स्थल से मशीन या उपकरण तक कम से कम प्रतिरोध अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया सिंपल, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अर्थिंग करते हैं ना, तो जो मशीन होती है उसको हम लोग अर्थ से जोड़ते हैं, तो जहाँ जो तार होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो देखो ये दोस्तों ये क्या होता है कि ये वेरी करता है कि हमारी मशीन कैसी है और किस तरीके की है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा अर्थिंग वायर यूज होता है उसका रजिस्टेंस उसी तरीके से डिसाइड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं सिंपल सा कि जब भी भू तार का जो प्रतिरोध क्या है, उचित भू संपर्कन हेतु मशीन या उपकरण तक कम से कम कितना प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 ओम से ज़्यादा प्रतिरोध तो होना ही नहीं चाहिए। यानी कि जब किसी मशीन को हम लोग ग्राउंड करते हैं, क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो ये जो तार है इसका प्रतिरोध 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भू तार को बनाने के लिए मानक पदार्थ है। अब देखिए दोस्तों भू तार तो कई मतलब हर चीज़ के ये सब बन जाते हैं, लोहे का भी बन जाता है, इस्पात का भी, मतलब किसी का भी आप बना सकते हैं, लेकिन एक मानक स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया, तो वो इसमें आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भू तार होता है क्या होता है, जो हमारा भू तार होता है उसको बनाने का जो स्टैंडर्ड जो मानक है, मानक पदार्थ है, क्या है जो मानक पदार्थ है उसको बनाने, उसको कौन सा मानक पदार्थ है वो है हमारा तांबा। यानी कि जो हमारे भू तार होते हैं उनको किससे बनाना चाहिए, हमें तांबे से बनाना चाहिए, ये हमारा मानक बताया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि ताम्र धातु यानी जिसे हम लोग कॉपर बोलते हैं और जस्तीकृत इस्पात यानी गैल्वेनाइज स्टील के भू संपर्कन तार का न्यूनतम आकार कितना होता है। अब देखिए इसमें दोस्तों मतलब ये बताया गया कि जैसे क्या होता है कि जब हम लोग जो भू संपर्कन तार होता है, जो ठीक है दोस्तों, जो अर्थिंग कॉन्टैक्ट वायर होता है वो जिस मटेरियल का बना होता है उसकी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही उसकी जो मोटाई होती है, उसका आकार होता है वो डिसाइड होता है। क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड होता है कि कितना वो मोटा तार मोटा होगा पतला होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बात की कि अगर हमारा क्या है कि अगर तार कॉपर का है और अगर तार हमारा क्या है जस्तीकृत यानी कि गैल्वेनाइज स्टील का है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या है कि अगर हमारा कॉपर का है, क्या है अगर हमारा तार क्या है कॉपर का बना हुआ है तो उसकी जो आकार होगा कितना होगा 3 mm होगा, और जो जस्तीकृत है तो उसका कितना होगा 6 mm होगा। कितना होगा 6 mm। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 3 mm एंड जस्तीकृत के लिए 6 mm। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है भू तार कैसा होता है। क्या होता है, जो अर्थिंग जो ग्राउंड मतलब जो अर्थ ग्राउंड वायर होता है वो कैसा होता है। तो इसमें सिंपल सा पहले ऑप्शन आपको यहाँ पर पढ़ना है, तब आपको ये समझ में आ पाएगा क्वेश्चन। यानी कि जो हमारा अर्थिंग वायर होता है वो कैसा होता है, एक विद्युत रोधी तार होता है, यानी कि उस पर हम इंसुलेशन देते हैं, या फिर उसमें अल्प विद्युत नहीं हल्का फुल्का इंसुलेशन देते हैं, या फिर नंगा चालक तार होता है, मतलब ऐसे उस पर कोई इंसुलेशन नहीं होता, या फिर उसकी बहुत ही प्रतिरोधकता हाई होती है। तो देखिए इसमें पूछा गया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या बताएगी, जो भू तार होता है वो कैसा होता है, नंगा होता है, यानी कि उस पर हम लोग कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं देते क्योंकि इससे लीकेज करंट वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइन इंसुलेटर की संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है जो क्या है संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपको बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे डाटा वाले क्वेश्चन भी आने के कम चांसेस हैं,
तो मैं आपको बता दूं जो लाइन इंसुलेटर होता है उसकी जो हमारी क्या होती है संपीड़न सामर्थ्य होती है वो होती है 70,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाइन इंसुलेटर की तन्य सामर्थ्य होती है, तन्य सामर्थ्य मतलब होता है डक्टाइल स्ट्रेंथ, यानी कि उसे कितना ज़्यादा खींचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लाइन इंसुलेटर होते हैं उनकी जो डक्टाइल स्ट्रेंथ होती है यानी कि तन्य सामर्थ्य होती है वो होती है कितनी होती है, सिंपल सी, वो होती है 500 kg पर सेंटीमीटर। कितनी होती है, 500 kg पर सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर नंबर बी हमारा सही है। कौन सा सही है, आंसर नंबर बी सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की कि लाइन का किनारा यानी कि जो डेड इंड्स होते हैं या फिर अगर हमारा शार्प टर्न है यानी कोई बहुत ज़्यादा तेज मुड़ाव है या फिर कोई लाइन हमारी किसी सेक्शन को या नदी को पार करती आदि स्थितियों के लिए कौन सा लाइन इंसुलेटर यूज किया जाता है। यानी कि सिंपल से जहाँ पर हमारी कोई लाइन ख़त्म होती है या फिर जहाँ पर कभी लाइन को मोड़ा जाता है या फिर लाइन हमारी किसी नदी को या फिर और किसी चीज़ को पार करती है तो वहाँ पर कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ये बताना है इसमें कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं इसमें बता दूँ आपको, इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेन इंसुलेटर। कौन सा प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेन इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको कहीं कहीं मतलब अगर डिस्क भी दे दिया, ठीक है ना, तो भी क्योंकि आपने अब वैसे नॉर्मल तो देखा होगा कि जैसे अगर कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर डेड इंड्स होते हैं वहाँ पर हम लोग डिस्क इंसुलेटर का भी यूज कर लेते हैं, और जो डिस्क टाइप होती है वही हमारी एज ए सस्पेंशन में भी उसे डिस्क टाइप ही इंसुलेटर यूज होते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पर है हमारा कौन सा है, वो है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर। इसके बाद हमारा जो 34 नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारे स्ट्रेन इंसुलेटर होते हैं इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या फिर किस पे किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन आता होगा। सिंपल से इसका आंसर नंबर ए सही है। किस पे, यानी कि जो हमारे गे वायर होते हैं इसे हम लोग स्टे वायर भी बोलते हैं, तो गे वायर में हमारा किसका प्रयोग होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्राउंड वायर यानी कि रक्षण तार के साथ लूप रक्षक यानी कि लूप गार्ड बनाने में किस पृथक कारक का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपने वैसे तो इंसुलेटर बहुत पढ़ लिए होंगे, लेकिन अब ये देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें यहाँ पर आ रहा है कि जो हमारे गार्डनिंग वायर यूज होता है, कौन सा गार्डनिंग वायर यूज होता है, वहाँ पर जो हमारा लूप गार्ड होता है उसको बनाने में किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर स्प्लिट इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये जा रहा है, ये तार जाते कि नहीं जाते। अब इसको जब हम लोग क्या एक तार से इसे बांधते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर इंसुलेटर यूज होते हैं, तो उसी इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, स्प्लिट इंसुलेटर। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस व लंब प्रसार गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैसा होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि अब लोग हम बात करें कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर हम लोग लीनियर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इन दोनों की बात करें तो चालक तार का कैसा होना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब आने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि दोनों ही कैसे होने चाहिए, लो होने चाहिए। यानी कि किसी भी जो चालक तार होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा उस पर मतलब उसका प्रतिरोध परिवर्तित ना हो, और उस पर क्या हो कि उसके अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएं मतलब अगर हल्का फुल्का, तो उसमें क्या हो कि बहुत ज़्यादा प्रसार वगैरह ना हो। इस वजह से जो हमारे लंब प्रसार गुणांक और प्रतिरोध का ताप गुणांक ये दोनों कैसे होने चाहिए, लो होने चाहिए, यानी कि निम्न होने चाहिए। तो ठीक है ना। इसके बाद हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है, चालक तार का आपेक्षिक घनत्व कैसा होता है, कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर पूछा गया कि चालक तार का अपेक्षित घनत्व। तो देखिए दोस्तों, ये तो कुछ कॉन्सेप्ट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तो आपको बस ऐसे याद भी रखनी है कि जो हमारा चालक तार का अपेक्षित घनत्व होता है कैसा होता है, लो होता है। कैसा होता है, लो होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 38 की बात करते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि तांबे की प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है, तांबे की जो हमारी प्रतिरोधकता कितनी होती है। अब देखिए अगर दोस्तों आपको एग्जैक्ट डाटा याद है तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। सो यहाँ आप
बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने जो थ्योरी कंप्लीट करवाई है वहाँ पर आप जाके देखिए, उसको अच्छी तरीके से देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो सारे के सारे मैं जो ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ आपको, वो एक सीक्वेंस वाइज में। कैसे सीक्वेंस वाइज में है, ऐसा नहीं कि कभी इधर से उठा लिया, कभी कंडक्टर से, कभी इंसुलेटर से, तो ऐसा नहीं, मतलब सारा के सारे सीक्वेंस में जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर हमारा कौन सा सही, आंसर नंबर हमारा ए सही है। यानी कि जो हमारी कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 1.77 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि रेजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है, तो ओम मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने की बात करते हैं, 39 की बात करते हैं। अधिक लंबे लाइन पार्टों के लिए निर्मित पदार्थ चालक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कहीं पर स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो लाइन का स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे तो हम लोग किस पदार्थ से निर्मित चालकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पर लंबे स्पैन वगैरह, तो वहाँ पर हम लोग, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, फॉस्फर ब्रांज का। किसका प्रयोग करते हैं, फॉस्फर ब्रांज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, बारबेड वायर लाइन आधार से कम कितनी ऊंचाई पर लगा होता है। अब ये बारबेड वायर क्या होता है, मतलब जो कटीला तार, आपने देखोगे जैसे अगर ये लाइन जा रही तो आपने देखोगे यहाँ पर ऐसे ऐसे कटीला तार लपेट दिया जाता है और एक डेंजर की प्लेट लगा दी जाती है। तो यही जो इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बारबेड वायर बोलते हैं। तो ये हमारा जो, अगर ये हमारा ग्राउंड है तो इससे कितनी ऊंचाई पर कम से कम बारबेड वायर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी है। यानी कि ज़मीन की ऊंचाई से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर हमारा बारबेड वायर होना चाहिए। इसके बाद बारबेड वायर को कितनी लंबाई तक लपेटा जाता है, यानी कि आप कितना उस पर लपेटेंगे, ये भी फिक्स होता है दोस्तों। तो इसका ये सब सारे सारे ऐसे डाटा जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो यानी कि आपको 90 सेंटीमीटर तक ही लपेटा जाता है उसे, यानी कि खंबे पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है कि लाइन तारों की पक्षियों से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि पक्षियों से सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि हम लोग बर्ड गार्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बर्ड गार्ड का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है, 43 आता है। फ्यूज तार की चालकता तथा गलनांक कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि यहाँ पर चालकता और गलनांक दोनों की बात की गई। तो ये कैसे होते हैं फ्यूज के। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं फ्यूज के, तो मैं आपको बताऊं, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। कौन सा, ए सही है। यानी कि जो फ्यूज तार की जो चालकता है वो कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और गलनांक कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। घरों को सप्लाई दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है। तो वैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर, सर्विसमैन। तो यहाँ पर हम लोग जो घरों को सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है सर्विसमैन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 45 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 45, एल्युमिनियम की चालकता तांबे की अपेक्षा कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि इसमें जो एल्युमिनियम की चालकता है तांबे की अपेक्षा कितनी होती है। तो इसमें जो एल्युमिनियम की चालकता है उसकी चालकता क्या होती है, तांबे की अपेक्षा कम ही होती है, आपको पता ही। तो उसकी जो चालकता होती है कितनी होती है, मात्र 45% ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर प्रॉपर आपको हर एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा कि आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर हाँ कहीं पर आपको थ्योरी की प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ जाइए, वहाँ पर मैं चैनल पे सब सारी थ्योरी भी अपलोड है अच्छे से IMRE की, तो वहाँ भी आप अच्छे से कंप्लीट करिए। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर 500 क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ IMRE के, तो उसके बाद मैं EDD को भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे कंप्लीट करूँगा, ताकि आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। अदरवाइज जो चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है वो हमारा पॉलिटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे किसका नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है ना दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा सा वैल्यूएबल अपना कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।